नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम बॉस की एक नई कहानी में। झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर मऊ भंडार देवस्थान कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है वहां पास में ही कॉपर कॉलोनी है जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी में से थोड़ा हटकर मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल्स हैं जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। सन 1779 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, प्रभाकरण। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। इस डॉक्टर दंपति को अरुणाचल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत और व्यवहार से इतना असभ्य, बदतमीज और क्रूर लगता था। डॉक्टर शांति अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थी। डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे मौसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदतमीज ही नहीं बल्कि टिलफैक भी था। अस्पताल की किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नज़रों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंहफट अफसर कह भी देते थे, भाभी जी डॉक्टर साहब को नकेल डाल कर रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। डॉक्टर शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्स एक जैसी नहीं थीं। कई बार डॉक्टर प्रभाकरण को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुरकास्त ने प्रभाकरण को कई बार समझाया भी था, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही थी, तभी डॉक्टर शांति के जीवन में तूफान बनकर आई हेमा डॉक्टर प्रभाकरण की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटानगर में हुई थी। पूर्व में हेमा डॉक्टर प्रभाकरण से शादी के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात चली थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकराकर डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी और उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। मऊ भंडार अस्पताल से प्रतिदिन 2-3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30-35 किलोमीटर दूर टाटानगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं थी। गरीब मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से मऊ भंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाती थी। मऊ भंडार में वह डॉक्टर प्रभाकर के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकर रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह से यह थी कि पति की फितरत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वह चाह कर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मऊ भंडार आई होती थी उस दिन डॉक्टर प्रभाकर नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह हेमा को भी साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियाँ सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर शांति हेमा के मऊ भंडार आने पर आपत्ति करने लगे, लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को लेकर डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाज़ें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे ले सुनाते थे। यह अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति डॉक्टर शांति के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि डॉक्टर शांति का ट्रांसफ़र खेती
खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। जबकि कॉलोनी छोटी थी, इसलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई और वहाँ पर वर्क्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर पुरकास्त का हाथ था। दरअसल ऐसा क्या करके उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन डॉक्टर शांति के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के डॉक्टर पुरकास्त के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज़्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हेमा का टाटा अस्पताल से मऊ भंडार आना जाना पूर्वता चलता रहा। हेमा की पोस्टिंग मऊ भंडार वर्कर्स हो जाए, इसके लिए प्रभाकर कलकत्ता ऑफिस में हर तरह के से जुगाड़ बैठा रहा था। इसलिए अब हेमा ज़्यादा दिन मऊ भंडार में ही रहा करती थी। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकर और हेमा ने निर्लज्जता की सारी सीमा को पार कर दिया। टाटा अस्पताल का हॉस्पिटल छोड़कर वह मऊ भंडार में ही रहने लगी। ड्यूटी के लिए अब मऊ भंडार से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटा नगर आना जाना करने लगी थी। डॉक्टर शांति के जाने हेमा और प्रभाकरण के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थीं। प्रभाकरण और हेमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए प्रभाकरण ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेजा। जैसी बातें लोगों के अक्सर सुनने को मिलती रहती थीं, लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी वजह से अफवाह फैली कि अब डॉक्टर प्रभाकर की नज़र डॉक्टर शांति की जगह पर आई हुई डॉक्टर मधु करकेट्टा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकर संथाली सौंदर्य डॉक्टर मधु करकेट्टा का उपासक बन गया था। यह जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुंकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगीं। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले हवा देते थे। मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई कि उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी। हेमा के जाने के ठीक 1 महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए मऊ भंडार आए, लेकिन हेमा वहाँ नहीं थी। जब प्रभाकरण ने उसे बताया कि हेमा 1 महीने पहले ही वहाँ से चली गई, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुंची ही नहीं थी। वहाँ उसे कोई नौकरी मिलने की वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि हेमा केरल नहीं गई तो कहाँ गई। अगर प्रभाकर ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वह रास्ते में गायब कैसे हो गई। जैसे कितने ही सवाल मुँह बाए खड़े थे। प्रभाकर की झूठी सच्ची बातों से उसे शक के घेरे में डाल दिया गया। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा है। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा में हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर हेमा का कुछ पता नहीं लगा सके। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट गए तो 2 हफ्तों के बाद केरल पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्भ से में पूछताछ करते हुए मऊ भंडारा पहुंची, लेकिन डॉक्टर प्रभाकरण डॉक्टर करकेट्टा के साथ दीर्घा बीज किया गया हुआ था। जब 2 दिन तक प्रभाकरण नहीं लौटा तो पुलिस टीम दीर्घा पहुंची और प्रभाकरण को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। हेमा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी प्रभाकरण की मुश्किलें कम नहीं हुई थीं। उस साल इतनी बारिश हुई थी कि स्वर्णरेखा नदी का उफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक था कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जल निमग्न हो जाएगी। बहुत सारे बहे हुए मृत जानवरों की लाशें बह कर आ गई थीं और कॉलोनी के
दुर्गंध पैदा कर रही थी। प्रभाकरण के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच केरल पुलिस सादे कपड़ों में फिर से मऊ भंडार आ पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभाकरण को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब प्रभाकरण के बंगले की तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों की नाक पर रुमाल रखने पड़े। जिस कमरे में भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में से बह कर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई। बक्से में टुकड़े में कटी हुई हेमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग हो गया। उस भयानक दृश्य देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्र हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने जो बताया वह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। साथ ही मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। हेमा की दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई। वह प्रभाकरण पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए प्रभाकरण पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय प्रभाकरण डॉक्टर करकेट्टा के साथ रंगरलियां बना रहा था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में प्रभाकरण के साथ डॉक्टर मधु करकेट्टा को देखकर वह क्रोध से चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर करकेट्टा को धक्के देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों से चेतावनी दी, मुझे शांति मत समझना। जो तुम्हारी रंगरलियों की वजह से बुज़दिल की तरह मुंह छिपा कर कहीं चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे मऊ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अय्याशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानती हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीख बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकियों से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आ गया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग ली और जल्द ही शादी करने की बात कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 ही हफ्ते एक रात उसने हेमा को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा डालकर पिला दी और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रभाकरण ने अमानवीय कृत्य का अंत यही तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर हेमा की लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डालकर इस काम को डॉक्टर करकेट्टा ने उसका साथ दिया। प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़े को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती हुई स्वर्ण रेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, जो उसके बंगले से 100 कदम दूरी पर थी। लेकिन घर में इतने दुस्साहसी काम को अंदाज देने वाला प्रभाकरण ऐसे करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पहाड़ी नदी की उफनती धारा ने हाथियों तक को बहा दिया था। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़ कर बोलता है। शायद इसी डर से प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका था। फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया। उस अपने बंगले में वह यदा कदा ही जाता था। ज़्यादा समय वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वहीं की कैंटीन में वह खाता पीता था। प्रभाकरण के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सकता था कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर बुलाया और पूरी घटना के अवगत कराते हुए उन्हें हेमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने केरल समाज के अनुसार हेमा की अंत्येष्टि टाटा नगर में ही कर दी और हेमा को रिश्तेदार में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सच ही कहते हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। शांति एवं उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जहां मर्द की अय्याशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री को उसके गुनाह से सारे पर्दे
उठा देती है। यही सब ऐसा से बड़ा अंतर है। स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया, वहाँ उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। डॉक्टर करकेट्टा को डॉक्टर पुलिस्थालय और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया। धन्यवाद।